हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑप्टिक्स का पार्ट 2। ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्टिक्स में पार्ट 2 में क्या क्या हमें पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2 हम देखेंगे और हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। उसमें हम देखेंगे कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस पे ध्यान देंगे, ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानना है, फिर डाइफ्रैक्शन जानना है, फिर डाइफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट, डाइफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट जानना है, फिर उसका थ्योरी क्या होता है वो जानना है, फिर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम एंड फ्रेस्नल डिस्टेंस ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफ्रेंस हम पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन अभी हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ये क्या होता है फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, मेलिस लॉ क्या होता है, एंड पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन यानी कि ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है, पोलराइड्स एंड देयर यूजेस। इतना सारा चीज़ है। ठीक है। तो 4 से 5 लेक्चर लग सकता है पूरा फिनिश होने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। ठीक है ना। ये देखिए, इस तरह का जो भी वेव्स होता है इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है ना। हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है। तो वेव्स कैसे चलती है देखिए, ये आपका चलेगी तो इसमें से एक ब्लू कलर का वेव्स है और दूसरा आपका ये रेड कलर का वेव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई नॉट। यहाँ पर जो ई नॉट गिवन है इसका मतलब है, ई नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी नॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अगर प्लेन्स देखेंगे आपका, ठीक है ना, तो एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन आपका ये है। तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ई नॉट इज परपेंडिकुलर टू बी नॉट, ये ऑलवेज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ई नॉट इज परपेंडिकुलर टू बी नॉट होता है। और यहाँ पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है, तो तीसरा जो होता है वेव्स का चलना होता है। तो वेव किस डायरेक्शन में चलती है, वाई एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और जेड एक्सिस में हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया। तो एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में आपका इस वाले एक्सिस में ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ वेव, मोशन ऑफ वेव, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईएम वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड both the field are perpendicular to each other and the motion of the waves are also mutually perpendicular to electric field as well as magnetic field। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिलता है इंडिकेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हमें ये देखना है कि वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर्स साइमल्टेनियसली, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करेगी उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, उसी समय क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी। ठीक है ना। देयरफॉर दे अटेन देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम अचीव करती है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमा अटेन करती है। और चूंकि इनका टाइम ड्यूरेशन सेम है, इसलिए टाइम ड्यूरेशन सेम होने के कारण
इनकी जो पोजीशन है, मतलब इनका जो मैक्सिमम और मिनिमा अटेंड करने का टाइम है वो क्या है, टाइम सेम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देखना होगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे है। तो एक्चुअल में देखो आपको लग रहा होगा ऐसा कि ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर तीनों जो है ना ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब ये 3D फिगर है इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना। लेकिन जब रियलिटी देखोगे तो रियलिटी में जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, तीनों के बीच का जो एंगल होता है वो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तीनों, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर उसमें लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ, सेकेंड पॉइंट में लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, as well as the direction of propagation of waves, ठीक है ना। now the third point is the speed of electromagnetic waves depends entirely on the electric and magnetic properties of the medium। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एंटायरली डिपेंड करती है किस बात पे, कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है मीडियम की वो कैसे होती है, इन विच द वेव ट्रेवल्स एंड नॉट ऑन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ देयर वेरिएशंस, एंड नॉट ऑन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ देयर वेरिएशंस, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज wave is propagating along x axis with a speed c is equals to 1 by, ये तो मैं बता चुका हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है और c की वैल्यू हो जाती है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, आप अगर इसमें म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे और ई नॉट की वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर द डिस्कशन ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है ना। ईएम वेव्स के डिस्कशन के लिए, फॉर द डिस्कशन ऑफ ईएम वेव्स मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है ना। ईएम वेव के लिए डिस्कशन के लिए हम ज़्यादा किसको ये करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा। नाउ द नेक्स्ट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है ना। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। मैंने आपको बताया था कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी कॉर्नर से टकराती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, है ना। तो जब रे ऑफ लाइट किसी कॉर्नर से टकराती है, जब रे ऑफ लाइट किसी कॉर्नर से टकराती है ना, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड द इनक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, ठीक है ना, इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जो फेनोमेनन है बेंडिंग ऑफ लाइट का, है ना, किसी भी कॉर्नर के अराउंड, इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, है ना, इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या डाइफ्रैक्शन बोल लो या डिफ्रैक्शन बोलो, जो भी बोल लो, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स हमने ले लिया एस और इस सोर्स से को एक स्लिट से हम पास करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब स्लिट की कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर ये वाली स्लिट और उस वाले स्लिट में अंतर है। वो जो स्लिट था वो इस तरह का था, वो इस प्रकार का स्लिट था, यहाँ से एस सोर्स लिए थे और ऐसे निकल रहा था, तो इस स्लिट का नाम था YDSE, मतलब ये जो स्लिट था ये डबल स्लिट था, ठीक है ना। अब यहाँ पर डबल स्लिट नहीं होगा, यहाँ पर सिंगल स्लिट होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हम डबल स्लिट यूज करते हैं और डाइफ्रैक्शन में हम लोग
सिंगल स्लिट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक स्क्रीन ले लिया हमने और स्क्रीन पे इस तरह से, तो रे ऑफ लाइट, अब यहाँ पर देखो ये वाली जो स्लिट है ना, तो ये जो रे ऑफ लाइट निकली ये कॉर्नर से और ये कॉर्नर से निकली है, तो शैडो इसने क्या बनाया है, शैडो इसने ये बनाया है, ये शैडो बनाया है इसने, ये एक शैडो बनाया है, दूसरा शैडो ये इसने यहां पर बनाया है, तो ये वाला यहां पर ये स्लिट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर स्लिट तो सिंगल ही है, लेकिन इसके कॉर्नर से ऐसे लाइट निकल रही है, इसके कॉर्नर से रे ऑफ लाइट एक ऐसे निकल रही है ऐसे, और इसके कॉर्नर से ऐसे निकल रही है, यहां पर इसके कॉर्नर से ऐसे निकल रही है और इसके कॉर्नर से ऐसे निकल रही है। तो ये स्क्रीन है, तो इस तरह का हमें यहाँ पर ये जो फ्रिंज मिल रहा है, ये जो फ्रिंज देख रहे हो यहाँ पर डार्क फ्रिंज है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट चल रही है तो इस रे ऑफ लाइट में ये जो स्लिट है इतने एरिया को कवर कर लिया और यहाँ पर कुछ भी दिखने वाला नहीं है। सिमिलरली नीचे में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से में कुछ भी नहीं दिखेगा, तो अगर इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा तो इसको हम डार्क पोर्शन बोलेंगे, यानी कि ये जो फ्रिंज है वो डार्क फ्रिंज होगी, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में अगर कुछ भी रखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिखेगा तो इसे हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज। तो देख लो डायफ्रैक्शन में भी हम लोग डार्क और ब्राइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन एट ए स्लिट, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन एट ए स्लिट। यहां से अगर एस है, अब यहां पर देखिए अभी ऑब्स्टेकल हमने दो लिया था, एक पहला ऑब्स्टेकल ये और दूसरा ऑब्स्टेकल ये। अब ये ऑब्स्टेकल हम रख देंगे तो यहां पर अगर स्क्रीन पास करेंगे, अब ये देखो, तो दोनों तरीके से हम इसमें ऑब्टेन कर रहे हैं। इसमें यहां से यहां तक ये वाले पोर्शन में कुछ नहीं दिखेगा, तो इसे हम बोल सकते हैं डार्क फ्रिंज, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं डार्क फ्रिंज। और यहां पर इस वाले पोर्शन में कुछ दिखेगा तो इसे हम बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज, इसे हम बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसे हम बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका, है ना। तो x एंड y ये क्या है, रीजन ऑफ डायफ्रैक्शन। तो x वाला रीजन ये है और y वाला रीजन ये है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, बट कॉर्नर पे अगर टकरा गया रे ऑफ लाइट ना, तो थोड़ा सा इस तरह से जाएगा, तो इतनी दूर का जो हिस्सा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो x है इस वाले रीजन को ये हम बोलते हैं, और इस वाले रीजन को, मतलब ये x और ये y, इस दोनों रीजन को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ डायफ्रैक्शन, इसे हम बोलेंगे रीजन ऑफ डायफ्रैक्शन। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट में डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, सिंगल स्लिट में डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, हम सबसे पहले लेंगे एट एन एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर डायफ्रैक्शन एंगल सॉरी अगर डायफ्रैक्शन एंगल 0 डिग्री है ना, अगर डायफ्रैक्शन एंगल 0 डिग्री है तो क्या होगा, ये स्लिट है, ए और बी स्लिट है और स्क्रीन इस तरफ है, यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे निकला है। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे जाएगा, इसको ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालने के लिए ये जो ग्रीन वाली स्टिक है इसे हम बोल रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट। याद करिए मैंने आपको वेव फ्रंट बताया था, वेव फ्रंट याद करिए मैंने बताया था आपको। तो वेव फ्रंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और एक प्लेन वेव फ्रंट। तो ये जो है आपका प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऐसे 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 ये सभी पैरेलल बीम निकल रही है, ये इसको हम पैरेलल बीम बोलेंगे।
तो ये जो वेव फ्रंट है ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट है ये आपका सॉरी स्फेरिकल नहीं, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है ना, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर हम एक इसको नंबरिंग पहले मान लेते हैं कि ये 0 1 2 3 4 इस तरह से हमने 12 तक मान लिया कि 12 रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से ऐसे पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, पैरेलली इंसिडेंट हो रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पास एक लेंस रख देंगे और इस लेंस का नेचर कैसा है, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको बता दूं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, 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 कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ ऐसे लेंस रख दिया, ठीक है ना, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे चल रही है और आपने ऐसे रख दिया लेंस, और अगर रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती है लेंस पे पड़ने के बाद, तो हम इसे बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करिए। और अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है और यहाँ पर आपने ऐसा कुछ लेंस रखा है ऐसे, और ये लेंस रखने के बाद ये ऐसे चली जाती है, तो इस रे को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रे, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, और इस वाले रे को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। मैंने लेंस आपको बताया नहीं है, तो लेंस पे हम एक पूरा क्वेश्चन मतलब एक पूरा लेक्चर लेंगे लेंस पे, है ना, एक में अगर नहीं होगा तो 2-3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, देखिए ये देखो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर सभी रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया गया। अब ये थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि जैसे रे नंबरिंग अगर बोलेंगे, जैसे रे नंबर 1 और रे नंबर 2, तो दोनों ऐसे ही जा रही है, पैरेलली जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों ऐसे ही जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो इस तरह से जो चीजें होती है, इस तरह से जो चीजें होती है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ज हो जाएगा। कन्वर्ज होने के बाद हमें यहाँ पर जो भी रेज ऑफ लाइट है वो सेंटर पे ही ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, सेंटर पे क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, और जो कैपिटल डी है वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये चीज़ें हमें याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट रीच द सेंटर O on the screen in the same phase and hence interference constructively to give central और प्राइमरी मैक्सिमा, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस। यानी कि यहाँ पर जो फ्रिंज मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। यहाँ पर कैसा फ्रिंज मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह का हम, ये तो हमने पहला केस देखा कि थीटा बराबर जब हम 0 ले रहे हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 है। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 का क्या मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर 1 है और ये कॉर्नर 2 है। अब रे ऑफ लाइट ऐसे अगर आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे ही निकल जा रही है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं कि ये डिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर रे ऑफ लाइट टकराने के बाद ऐसे ही जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। रे ऑफ लाइट ऐसे भी जा सकती थी, रे ऑफ लाइट ऐसे भी जा सकती थी,
तो हम अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। तो पहला केस में हमने क्या लिया था, थीटा बराबर 0। जब हम थीटा बराबर 0 लिए हैं तो इस पॉइंट पे देखिए डिफ्रैक्शन कितना है, 0 है, मतलब 0 डिग्री पे ये डिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब हम आप कह सकते हैं कि 0 डिफ्रैक्शन है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन है ही नहीं, है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज थीटा इक्वल्स टू थीटा 1, द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज थीटा इक्वल्स टू थीटा 1। तो अगर ऐसा हुआ तो यहां पर देखेंगे द स्लिट इज इमेजिन्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो यहां पर स्लिट को इमेजिन करिए कि 2 इक्वल हाफ्स में स्लिट को डिवाइड कर दिया गया, ऐसे, है ना। है ये एक ही स्लिट, लेकिन हमें इमेजिन करना है कि ये दोनों को अलग अलग स्लिट है, ठीक है ना। तो नाउ द स्क्रीन, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसे जाने के बाद रे ऑफ लाइट देख लीजिए, ये इस तरह से है। मान लीजिए कि 0 1 2 3 4 अप टू 12, है ना, ये सब रे ऑफ लाइट। ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम रख रहे हैं ऐसे। लेंस को हमने, जो लेंस मेरा इस पोजीशन पे था पहले, उस लेंस को अब हमने इस पोजीशन पे ऐसे रखा है। यहाँ पर देखिए लेंस को हमने इस पोजीशन पे रखा है, पहले हमने लेंस को ऐसे रखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इस तरह से है। देखिए ये डॉटेड लाइन है, मतलब डॉटेड लाइन कब था, अगर हम लेंस को ऐसे रख देते ना, अगर हम लेंस को ऐसे रखते तो फिर मेरा ऐसे रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे आती और यहाँ पर आने के बाद ऐसे चली जाती, ऐसे चली जाती, यहाँ पर आने के बाद ऐसे चली जाती और एक सेंटर से जो जाती वो सेंटर से ही जाती, और यहाँ पर ये मेरा ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था। ये प्रीवियस केस में था। इस वाले केस में कैसे मिलेगा, ये देखिए ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो लेंस है, ये लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। या तो कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे इसको, या फिर हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। कन्वर्जिंग लेंस, या तो कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे या फिर हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो सेंटर था वहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज था, लेकिन अभी यहाँ पर इस केस में जो ब्राइट फ्रिंज है वो ऊपर शिफ्ट कर गया, P1 के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा 1 से, ये जो है थीटा 1 से यहाँ पर डिफ्रैक्ट हुआ है रे ऑफ लाइट ऐसे, ये आपका देख लीजिए। अब आपका ये यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक अगर लेमडा है तो ये जो है आपका λ/2 हो जाएगा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना, सच दैट Bn इज लैम्डा एंड रीच द पॉइंट P1, द पेयर्स 0 6 1 7, ठीक है, 0 एंड 6, 1 का 7 के साथ, उसी तरह से 2 का 8 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 10 के साथ, 5 का 11 के साथ और 6 का 12 के साथ। ये सब जो पेयर हैं इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली विथ पाथ डिफरेंस λ/2। तो यहां पर ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हो रहा है, ये कैसा इंटरफेरेंस प्राप्त हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम थीटा बराबर थीटा 2 ले लिए, द स्लिट इज इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम स्लिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। जो स्लिट का पहला पार्ट है वो यहां से यहां तक है, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक है, ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है और ये आपका चौथा पार्ट। हमने ऐसा मान लिया है, ये एक ही स्लिट, लेकिन हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं।
ठीक है ना, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर कुल मिलाकर ये आपका 2 लेमडा हो गया, ये आपका 3 लेमडा बाई 2 हो गया, ये आपका लेमडा हो गया, ये आपका लेमडा बाई 2 हो गया, ठीक है ना। और फ्रिंजेस पैटर्न यहाँ पर देखो, ये O P1 डैश एंड P2 ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हुआ। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमें मिला है डार्क फ्रिंज, और यहाँ पर मिलेगा डार्क, और सेंटर पे कैसा रहेगा, ब्राइट रहेगा, ये सारा चीज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट at an angle theta 2 such that Bn is 2 lambda, such that B से लेकर N तक ये क्या है, ये आपका 2 lambda है, Bn is 2 lambda and reach the point P2। तो अब यहां पर जो पेयर बनेगा 0 और 3 के बीच में, 0 एंड 3 के बीच में, तो फिर 1 किसके साथ पेयर बनाएगा, 1 बनाएगा 4 के साथ, फिर 2 किसके साथ बनाएगा, 5 के साथ बनाएगा। इस तरह से ये पेयर बनेगा, ठीक है ना। और जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगी, ये इंटरफेयर कैसे इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिवली विथ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 एंड गिव्स द सेकेंडरी मिनिमम डार्क फ्रिंजेस, है ना। तो ये सेकेंडरी मिनिमम डार्क फ्रिंजेस देता है। इस तरह से हमारा केस हो गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है अलग अलग केस में अलग अलग किस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर थीटा बराबर थीटा 1 डैश हुआ तो क्या होगा। उसी प्रकार है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो द वेवलेट्स है फ्रॉम सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एट एन एंगल थीटा 1 सच दैट Bn इज 3 लैम्डा बाई 2। अगर हम Bn को 3 लैम्डा बाई 2 मानेंगे और इस तरह से ये पॉइंट P1 डैश पे रीच हो रहा है, तो P1 डैश पे रीच हो रहा है, तो यहाँ पर हमें जो पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12, और इस तरह से ये इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिवली विद द पाथ डिफरेंस लेम्डा एंड 0 4 1 5 2 6, है ना, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली विद पाथ डिफरेंस लेम्डा बाई 2। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्यू टू अ फ्यू वेवलेट्स however due to a few wavelets interfering constructively first secondary maximum bright fringes is formed, है ना। तो यहां पर फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। तो 4 केसेस मैंने आपको बताया, इसके आगे और हम देखते हैं इसके आगे और क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम अलग अलग एंगल पे करेंगे, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया था, ठीक है, ये केस हम देख चुके थे। अब अगर मान लेते हैं कि वेरियस एंगल पे करेंगे, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हमारे पास वेरियस एंगल पे किया जाए तो वेरियस एंगल पे करने से क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास एकदम इनिशियल वाला केस था, ठीक है ना। तो इनिशियल केस में ऐसा था, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, ठीक है ना। दूसरे में हमारे पास जो दूसरा जो केस था वो ऐसा था। तीसरा केस थोड़ा सा और, मतलब जैसे जैसे हम थीटा बराबर पहले हमने 0 डिग्री लिया, इसको फिर थोड़ा सा बढ़ाएं थीटा को, फिर थोड़ा और बढ़ाएं, थीटा 1 किए, फिर थीटा 1 डैश किए। तो इस तरह से जैसे जैसे अगर हम
डिफ्रैक्शन अगर वेरियस वाला जो है, अगर हम डिफ्रैक्शन का एंगल अगर हम बढ़ाते रहते हैं, तो डिफ्रैक्शन का एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो इस तरह से जो फ्रिंज है, ये जैसे पहले O पे था, फिर P1 पे चला गया, फिर P1 डैश पे चला गया, फिर P2 डैश पे, P2 पे चला गया, तो ये भी क्या होगा, ऊपर शिफ्ट करते चला जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा, शिफ्ट करते चला जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा वो किस तरह का बनेगा। अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास इंटेंसिटी है, मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आप ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो आपका इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होते चली जाएगी। और इंटेंसिटी कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी जाहिर सी बात है कम होते चली जाएगी। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कम हो रही है इसलिए इंटेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है और जो एम्पलीट्यूड होती है उसमें रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये केस हमारे पास, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये थीटा बराबर 0 डिग्री पर ऐसा था, थीटा 1 पे ऐसा था, थीटा 1 डैश पे ऐसा था, थीटा 2 डैश पे, तो यहाँ से जैसे देखिए, जब आप थीटा अगर आप इस ऑर्डर में बढ़ते हैं, जैसे पहले हमने थीटा लिया फिर थीटा 1 लिया, तो ऑर्डर क्या है थीटा का, थीटा इज लेस देन थीटा 1 विच इज लेस देन थीटा 1 डैश एंड विच इज लेस देन थीटा 2। ये है आपका थीटा का ऑर्डर, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा इज इंक्रीजिंग एंड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो यहां से एक आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न में अगर हमारे पास थीटा को अगर बढ़ाया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा। तो ऐसा सवाल आपको एक पूछ सकता है, तो आप बताइएगा, मतलब क्या होगा इन द सेंस कि इंटेंसिटी का क्या होगा, या एम्पलीट्यूड से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर ये हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम इज द ब्राइटेस्ट फ्रिंज, है ना, एंड डिफ्रैक्शन इज नॉट विजिबल आफ्टर फ्यू ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो यहां पर दो बात हमें पता चल रहा है कि जो सेंटर है यहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना, और सेंट्रल मैक्सिमम जो होगी वो आपका ब्राइटेस्ट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगी। और यहां से अगर कुछ दूर ऊपर जाते हैं, मतलब थीटा को अगर हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये आपका ग्राफ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होते होते एक बार मतलब ऐसा आ जाएगा कि थीटा अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, जैसे थीटा 2 यहाँ पर लिया, हम इसको जैसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, तो हम बहुत ज़्यादा अगर थीटा ले लिए, थीटा अगर बहुत ज़्यादा ले लिए, तो जो मेरा डिफ्रैक्शन है वो ऑब्टेंट शायद नहीं होगा। तो कुछ ही एंगल तक डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया जा सकता है ना, कुछ एंगल के बाद डिफ्रैक्शन विजिबल नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्योरी क्या है डिफ्रैक्शन का, ये चीज हम समझेंगे कि इसका थ्योरी पैटर्न कैसे है। ठीक है ना, यहां पर हम देखेंगे कि थ्योरी कैसे है। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो बताया गया कि पाथ डिफरेंस बिटवीन 0th एंड 12th वेवलेट्स इज bn। ठीक है ना, 0th एंड 12th वेवलेट का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, bn है। नेक्स्ट बताया गया है कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड d is the slit width, then bn is equals to d sin theta। मतलब कि अगर हमारे पास ये अगर स्लिट है और इसकी जो विड्थ है ये अगर d है और डिफ्रैक्शन एंगल यहां से मान लेते हैं कि स्क्रीन पे ऐसे प्राप्त हुआ, यहां पर डिफ्रैक्शन हुआ, तो अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है ना,
तो ये डी है, और यहाँ से आप ऐसे मान लो कि ये ऐसे है, तो यहाँ से ये आपका ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये एंगल को हम मान रहे डी थीटा, ठीक है ना। तो जो बी एन होगा यहाँ से बी एन को ऐसे माना गया, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे सोचो, थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ये जो है ना बी से लेकर एन तक ये ऐसे है, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ से अगर ये मान लेंगे आप ऐसे, ठीक है ना, तो और हम एंगल अगर ऐसा मानेंगे, मतलब ये मान लेते हैं कि बी से लेकर एन तक है, और यहाँ से इसे हम डी मान रहे हैं और इसे हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई डी बाई बी एन, ठीक है ना, डी बाई बी एन। तो बी एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से बी एन को हम लिख सकते हैं डी बाई साइन थीटा। लेकिन अगर हमने थीटा इसको माना होता, ठीक है ना, अगर हमने थीटा इसको माना होता, ठीक है ना, या फिर अगर हमने एन इसको माना होता, ठीक है, एन इसको माना होता, तो चलो हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमारा ट्रायंगल ऐसे होता, मान लेते हैं कि ये ऐसे होता, फिर ये ऐसे होता और ये ऐसे होता, और इसे हम बोल रहे हैं बी और ये हम बोल रहे हैं एन, ठीक है। और ये हो जाता आपका यहां से यहां तक, ये हो जाता आपका बी एन, ये वाली लेंथ जो हो जाती है यहां से लेकर यहां तक, इस लेंथ को हम बोल देते हैं बी इंटू एन, ठीक है ना। इसको हम तो बी एन की वैल्यू हमें लिखना है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, बी एन की वैल्यू लिखनी है डी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं तब क्या होता, थीटा इसको मानते हैं और डी हम इसको मानते हैं, ठीक है, थीटा इसको मानते हैं, डी इसको मानते हैं। या फिर आप ऐसे सोचो कि बी अगर यहां पर हो जाता, बी अगर यहां पर हो जाता और ये थीटा होता और ये डी होता, ये डी ये थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस डी कॉस थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस डी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे देख सकते हो, इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो आप, ये वाला ट्रायंगल है और ये आपका बी एन है और ये आपका एस है, ठीक है। तो हमें ये ट्रायंगल ऐसे बना है और ये ऐसे बना है, और ये आपका बी एन है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। देख लीजिए यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बी है और ये एन है और इधर कहीं पर ए है, ठीक है ना। अब ये डी है, ठीक है, अब ये क्या है, डी है। तो थीटा कहां पर है, थीटा हमारे पास ये है थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल बी एन ए में अगर देखेंगे, ट्रायंगल बी एन ए, तो ट्रायंगल बी एन ए में क्या होगा, ट्रायंगल बी एन ए में क्या होगा, इन ट्रायंगल बी एन ए अगर हम बात करेंगे डी और डिवाइडेड बाई बी एन का, ठीक है ना, या बी एन बाई डी का, डी बाई बी एन नहीं लेते हैं, बी एन बाई डी लेते हैं,
ठीक है, इसको नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तो बी एन ए, तो बी एन ए में देखो थीटा हमारे पास ये है, और ये हमारे पास जो साइड है ये परपेंडिकुलर साइड है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, सॉरी बेस है, ठीक है ना। दो साइड ट्रायंगल का, दो साइड, एक ये वाली साइड और ये एक ये वाली साइड, जो दो साइड परपेंडिकुलर बनाती है किसी भी ट्रायंगल का, उसे हम इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो हो जाता है, ये हो जाता है आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है वो आपका डी के बराबर गिवन है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, बेस जो है वो आपका बी एन के बराबर है, ठीक है ना। तो ये कब होता, जब ये थीटा मानते तो। अब ये जो थीटा है ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, और लिखेंगे साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी बाई एच। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा साइन थीटा, एंड बी और बाई एच, तो बी मतलब बेस, तो बेस की जगह पर क्या है, बी एन, और एच की जगह पर क्या है, डी है, ये हो जाएगा डी। तो इसलिए यहां से बी एन को हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा। ये चीज समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे बी एन इक्वल्स टू डी साइन थीटा कैसे होता है, ठीक है ना। आई थिंक कि ये आपको समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें बार बार ध्यान में रखना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि टू स्टैब्लिश द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन के लिए जो स्लिट होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, है ना। इतने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स फ्रॉम सक्सेसिव रीजन्स इंटरफेयर with path difference of lambda by 2, with path difference of lambda by 2। तो ये हमारा पूरा कहानी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमम। nth सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए स्लिट को हम 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या कंडीशन है ये देख लीजिए। अगर हमने थीटा 1 लिया, फॉर थीटा 1 डी साइन थीटा 1 इक्वल्स टू लेमडा। अगर थीटा 2 लेंगे तो डी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 2 लेमडा। थीटा n लेंगे तो डी साइन थीटा n इक्वल्स टू n इंटू लेमडा। तो ये चीज आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट्स, यही आपको काम दिलाएगा, क्योंकि n तो वेरिएबल है, n तो 1 2 3 4 हो सकता है। इसके आगे की भी कहानी और है इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब जैसे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा याद रखना चाहिए, तो हमें ये पहली बात तो ये फॉर्मूला हमें याद रख लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम का है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे सिंस थीटा n इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा n इज वेरी स्मॉल, तो ये जो होगा d थीटा n। अब जैसे देखो मैंने बताया था आपको कि अगर कहीं पर भी, पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में ये बात ध्यान रखें, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल ऐसा कहीं पर भी लिखा रहे तो क्या क्या हो सकता है। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल ऐसा कहीं पर भी लिखा रहे तो आराम से जो साइन थीटा है इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हम थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं। तो इस वाले केस में अगर ऐसा सोचो कि अगर थीटा n बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया, तो अगर ऐसा हुआ तो जो d है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू लेमडा,
सॉरी डी इंटू थीटा एन हो जाएगा, क्योंकि जो साइन थीटा एन है ये रिप्लेस हो जाएगा किसमें, थीटा एन में। साइन थीटा एन रिप्लेस हो जाएगा थीटा एन में। तो इसी से ये चीज यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, डी थीटा एन इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा। तो यहां से थीटा एन निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। थीटा एन को ही हम डिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। तो एन इंटू लेमडा और बाई डी, एन इंटू लेमडा बाई डी, ठीक है ना, एन इंटू लेमडा बाई डी। तो ये जो चीज है ना, ये इस तरह से हमें मतलब याद रखना चाहिए यहाँ पर। अब एन की वैल्यू जैसे जैसे पुट करोगे, अगर मान लेते हैं कि एन की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो थीटा 0 क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू लेमडा बाई डी यानी कि 0। अगर हमने एन का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 इंटू लेमडा बाई डी यानी कि लेमडा बाई डी। तो इस तरह से हमें वैल्यू चेंज होते जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेमडा और बाई डी। तो इस तरह से थीटा का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा जैसे जैसे आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि जब थीटा 0 है तो कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसमें डी जो है कांस्टेंट है, लेमडा भी जो कांस्टेंट है, एन जो है वो वेरिएबल है, ठीक है ना, ऐसा चीज। तो नेक्स्ट जो है आप देखिए कि द एस्टैब्लिश्ड कंडीशन टू एस्टैब्लिश द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के कंडीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 3, 5, 7 इक्वल पार्ट्स सच दैट corresponding wavelets from alternate region interfere with the path difference of lambda। तो हम सेकेंडरी मैक्सिमा को स्टैब्लिश करने के लिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, जो स्लिट है, स्लिट को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 5 भाग में बांट सकते हैं, 7 भाग में बांट सकते हैं, ऐसे करके हम बांट कर सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स में। लेकिन इक्वल पार्ट्स में बांटना होगा। अगर हमारे पास स्लिट इतना बड़ा है, 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो हर एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर 10 सेंटीमीटर का स्लिट है और हमें 5 इक्वल पार्ट में बांटना है तो हर एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर का होगा, 2-2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो करस्पॉन्डिंग वेवलेट्स फ्रॉम ऑल्टरनेट रीजन इंटरफेयर with the path difference of lambda, with the path difference of lambda, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे कि ऑन और फॉर nth सेकेंडरी मिनिमम, nth सेकेंडरी मिनिमम के लिए द स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2n+1 इक्वल पार्ट्स। 2n+n इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो प्राइमरी के लिए हम 3 भाग, 5 भाग, 7 भाग में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें पार्ट डिफरेंस कितना लेना पड़ेगा, लैम्डा लेना पड़ेगा। और जो सेकेंडरी मिनिमम अगर हमें चाहिए तो स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2n+1 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, 2n+1 इक्वल पार्ट्स। नाउ द नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर हम थीटा 1 की बात करेंगे तो फॉर थीटा 1 d sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, d sin theta 2 equals to 5 lambda by 2. So d sin theta n equals to 2n+1 into lambda by 2. तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया d sin theta n equals to आ गया 2n+1 और into lambda by 2। अब भाइयों मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर थीटा n, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी थीटा एन इज इक्वल्स टू 2n+1 और इंटू लेमडा बाई 2। और यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो थीटा एन है वो हो गया 2n+1 इंटू लेमडा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। तो ये हो गया हमारे पास थीटा एन का फॉर्मूला। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर मान लेते हैं कि थीटा एन जो है जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये जो
थीटा एन हमने ले लिया। तो थीटा एन कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पर तो साइन थीटा एन था, साइन थीटा एन को हमने थीटा एन लिखा है। इसका मतलब हमने लिखा है साइन थीटा एन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा एन। इसका मतलब जरूर ये थीटा एन जो हुआ होगा, ये जो था वो ये वेरी स्मॉल रहा होगा। अगर ये वेरी स्मॉल होगा देन एंड ओनली देन दिस वी कैन रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी विड्थ कितनी होगी, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला है ये जैसे ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक है ना, और ये डार्क है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये डार्क है और ये ब्राइट है तो इसका विड्थ हमें निकालना है कि मतलब कितनी दूर तक ब्राइट होगी या फिर कितनी दूर तक डार्क होगी, ठीक है। तो हम पहले अभी सेंट्रल मैक्सिमम का हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे है, इतना दूर हम मतलब यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ तक, ऐसा हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ब्राइट फ्रिंज मिला है। तो ये जो विड्थ है, ये अगर विड्थ है, ये अगर x है तो x की वैल्यू कितनी होगी ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो y1 है इसको हमने मान लिया है y1, ठीक है ना, और ये तो कैपिटल D था ही, स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी ये तो कैपिटल D था ही, तो इसलिए कैपिटल D हो गया। इधर आपका क्या था, स्मॉल d था, ये देखो स्मॉल d था। तो ये सभी में हमारे पास जो रिलेशन है tan थीटा, अगर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y1 की अगर बात करेंगे y1 की, तो y1 के लिए सर्किल कौन सा कवर होगा, ये देखिए, ये सॉरी सर्किल मैं बोल रहा हूँ, ट्राइंगल कौन सा कवर होगा ये देखिए। तो यहाँ पर y1 के लिए ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल मेरा किस टाइप का बना है, ये हमारा देख लो, यहाँ से ये वाला लाइन, ठीक है ना, ये आपका कैपिटल D हो गया, फिर उसके बाद ये आपका y1 हो गया, ठीक है ना, ये आपका y1 हो गया, और एक जो θ1 फॉर्म कर रही है ये वाली लाइन। तो ये ट्रायंगल आपका बन रहा है कौन कौन सा, अगर हम इसको C मान लेते हैं, अगर इसको C मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो देख लीजिए P1 C एंड O ये बन रहा है आपका ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में कैसे कैसे है देख लीजिए, आपका ये आपका है P1, ये आपका O है और इसको हमने C माना है, ये हमारा θ1 है, ठीक है ना, ये y1 है और ये क्या है, ये आपका कैपिटल D है। तो इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि जो tan θ1 है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, या अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो θ1 के अपोजिट में क्या है, y1 है, और θ1 के एडजेसेंट में क्या है, D है। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 डिवाइडेड बाई D, इसको हम लिख सकते हैं y1 बाई D। तो हमें तो y1 चाहिए, तो y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, D tan θ1, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा D tan θ1, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा D tan θ1। तो y1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास D tan θ1, है ना। और फिर से वही चीज, अगर मान लेते हैं कि θ1 इज वेरी स्मॉल, अगर मान लेते हैं कि θ1 इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर देखिए सिंस θ1 इज वेरी स्मॉल, सिंस θ1 इज वेरी स्मॉल, therefore tan θ1 can be written as θ1 and θ1 equals to y1 by D, so y1 must be equals to, अब फिर से इसको हम D θ1 को फिर से हम D sin θ1 लिख सकते हैं, जैसे हमने θ1 अगर वेरी स्मॉल है, θ1 इसलिए मैंने आपको देखो दोनों चीज बताया था प्रीवियसली, मैंने आपको बताया था कि अगर θ1 बहुत छोटा हुआ 0 डिग्री के आसपास हुआ तो हम sin θ1 को हम लिख सकते हैं θ1 एंड tan θ1 को हम लिख सकते हैं tan θ1 को हम लिख सकते हैं θ1, ठीक है ना। तो अगर हमें θ1 लिखा हुआ है तो इसको हम sin θ1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया D sin θ1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, D sin θ1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो इस तरह से हमारी पूरी कहानी है। तो यहाँ से हम लिख सकते θ1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई D, θ1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई D। तो θ1 की जो वैल्यू आ गया वो आपका लैम्डा बाई D आ गया, θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई D आ गई, θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई D आ गई, θ1 की वैल्यू जो आ गई लैम्डा बाई D आ गई। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वो लाइट जो चल रही है
उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। डी क्या है? डी है आपका स्लिट का डिस्टेंस, है ना, स्लिट विड्थ उसको बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो y1 इक्वल्स टू ऐसा आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू डी इंटू लेमडा और बाई डी, y1 इक्वल्स टू डी इंटू लेमडा बाई डी। क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, एक आ गया θ1 इक्वल्स टू y1 बाई कैपिटल डी, ठीक है ना, और दूसरा फॉर्मूला आ गया θ1 इज इक्वल्स टू लेमडा बाई स्मॉल डी। तो दोनों ही θ1 है, तो दोनों ही θ1 है, तो ये इसको हम अगर इक्वेट कर देंगे तो y1 बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू लेमडा बाई डी। तो जो y1 की वैल्यू होगी वो d इस तरफ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा d इंटू कैपिटल सॉरी लेमडा इंटू कैपिटल डी, या कैपिटल डी इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका y। ये आप याद करिए कि ये फॉर्मूला हम बहुत पहले पढ़ते थे, ये फॉर्मूला हम बहुत पहले पढ़े थे, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। याद करिए कि y की जो वैल्यू होती है वो d लेमडा बाई डी के बराबर होती है, एकदम शुरू में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है ना। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे उस वक्त इस टाइप का कुछ फॉर्मूला हम पढ़े थे। तो हम कह सकते हैं कि सिंस द सेंट्रल मैक्सिमम इज स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ ओ, मतलब ओ के इस तरफ भी सेंट्रल मैक्सिमम हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है। तो विड्थ की जो वैल्यू होगी, सो द विड्थ विल बी बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू डी इंटू लेमडा और बाई डी। तो ये आपका आ गया फाइनल फार्मूला। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके एग्जाम में कई सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और मैंने आपको वो सॉल्व करके भी बताया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो बार इस फार्मूला को हम दो बार पढ़ रहे हैं। एक बार हम अलग केस में पढ़े थे, इंटरफेरेंस के केस में, ठीक है, और यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन के केस में भी पढ़ रहे हैं। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज होता है, फेनोमेनन अलग होती है। फार्मूला कॉमन दिख सकता है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों का फार्मूला किस केस में कौन सा फार्मूला यूज किया जा रहा है। देन एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस देखेंगे। एक फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म होता है, तो फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में दो प्रिज्म लिया जाता है, एक इस तरह से लिया जाता है ठीक है ना अगर ऐसे रख देंगे और दूसरे प्रिज्म को हम ऐसे रख देंगे, तो ये प्रिज्म नंबर 1 हो गया, ये प्रिज्म नंबर 2 हो गया, तो दोनों प्रिज्म में रखा जाता है। तो उस तरह से दो प्रिज्म का यूज करके फ्रेस्नेल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन हम लोग फ्रेस्नेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।